सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 6, राइट. वैसे यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ चैप्टर नंबर 6. तो दिस इज द 6th चैप्टर. उसका यहाँ फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो कब से कि ये बंदा बेचारा कब से काम कर रहा था. ओके उठा के चल रहा था, थक गया है क्योंकि बहुत काम किया है. तो वर्क, पावर एंड एनर्जी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. आपने ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स और आगे के स्टैंडर्ड्स के अंदर समझा हुआ है टॉपिक, राइट. लेकिन अब जो आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वो थोड़ा आप इनर उसको डीप के अंदर सीखोगे, राइट. क्योंकि जनरली हमारे माइंड्स में ऐसा होता है कि वर्क, एनर्जी, पावर जो हम 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे. वर्क यानी कि काम करना, पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क. आई एम राइट और रॉन्ग? यही डेफिनेशंस आपने अभी तक रटी हुई थी, याद की हुई थी, कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था. अभी तक जो माइंड्स के अंदर था एक वर्क के अंदर, आपके पास इस वर्क का फॉर्मूला एक ही था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. अभी तक आप कभी भी इस फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हुए थे. 9th स्टैंडर्ड में आपके लिए एक फोर्स ही था. लेकिन अभी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके दो रिजोल्यूशंस आएंगे, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा. यानी कि इस चैप्टर्स के अंदर आपको वेक्टर को साथ में लेके सब सम सोल्व करने होंगे. ओके तो पहला हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन बेसिक वर्क का, कि वर्क है क्या. तो देखो, हर बंदा अपनी रूटीन लाइफ के अंदर वर्क कर रहा है. बोल रहे हो आप, सुन, मैं बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग वर्क. आप सुन रहे हो, यू आर ऑल्सो डूइंग वर्क. सोच रहे हो, यू आर ऑल्सो डूइंग वर्क. सो रहे हो तो भी आपकी बॉडी में से एनर्जी जा रही है, तो वर्क है. ये हमारी रूटीन लाइफ में ये हमारे लिए एक वर्क हुआ. लेकिन क्या फिजिक्स की लाइफ में, क्या फिजिक्स के मेथड में इसको हम वर्क बोलेंगे, हाँ कि ना? आप सो रहे हो, नहीं. फिजिक्स ये कहता है कि वर्क के लिए देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट, सॉरी इन द सेम डायरेक्शन ऑन द फोर्स. तो फिजिक्स कुछ अलग कहता है. ये बंदा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. हाँ, उस बंदे ने क्या किया, उस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क है. फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क है. लेकिन एक मैन जो कंप्यूटर के ऊपर 12 घंटे काम कर रहा है कंटिन्यूअस, क्या उसको हम वर्क बोलेंगे, हाँ कि ना? फिजिक्स की लैंग्वेज में हाँ नो कि ना? वाई? ना क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है कि अ मैन कैरिंग हैवी लोड. एक मिनट, ये जाएगा नहीं, ये वाई रह गया है. थोड़ा ट्राई किया हुआ है इनोवेशंस लाने के लिए, लेकिन दिक्कत हो रही है थोड़ी. ओके जस्ट एडजस्ट कर लेना. A man carrying a heavy load on his head and standing on over the sun for hours together. एक बंदा है, अपने हेड के ऊपर एक बड़ा सा लोड लेके खड़ा हुआ है फॉर आवर्स टूगेदर. साल यानी कि घंटे के घंटे खड़ा रहा है, 2-3 घंटे ऐसे खड़ा रहा है, फिर भी उसको हम वर्क नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ इस केस में भी क्या हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट. लेकिन आप बोल रहे हो कि सर वर्क नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी जो आपकी बॉडी में से लूज हो रही है, वेस्ट हो रही है, यूज हो रही है, वो एनर्जी गई कहाँ? तो बता सकता है? यहाँ आपने काम नहीं किया, इस मैन ने काम नहीं किया, लेकिन वर्क हुआ वो कुछ दूसरे ने काम किया. किसने काम किया यहाँ वर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया. देखो, कोई फोर्स है वो वर्क करेगा, हाँ कि ना? फोर्स है वो वर्क करेगा, क्योंकि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की वजह से वर्क होता है. तो यहाँ कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत डिटेल में जाऊंगा इस चैप्टर में, मजा आएगा इस चैप्टर को यदि आप एंजॉय करोगे, लेकिन उसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पूरा होना चाहिए. सो कैन यू से दैट दे आर डूइंग वर्क? ये जो आगे के टॉपिक हमने देखे वो वर्क नहीं कहलाएंगे. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ we can say that working hard, काम हो रहा है, लेकिन उसको वर्क नहीं बोलेंगे, just because of फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग ये है कि there must be displacement, because on the above case, right, a previous case there was no displacement, कोई भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इसीलिए उसको हम वर्क बोलेंगे नहीं. कॉन्सेप्ट क्लियर है?
यस सर। Sure? Yes, sir. तो अभी भी जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप ऐसा मत सोचना कि सर काम तो किया, बेचारा इतने घंटे से काम कर रहा था, एनर्जी वेस्ट हुई, तो वर्क कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, यदि आपको पता हो, यदि आगे के स्टैंडर्ड में सीखा हो 9th के अंदर, तो पता होगा कि वर्क जो कर रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, तो ये एनर्जी गई कहाँ? तो हम वो बात अब नेक्स्ट लेक्चर्स में या आज के लेक्चर में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब हम उसको ऑफिशियली चैप्टर को स्टार्ट करते। सो वर्क क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में? The work is said to be done by a force when the body undergoes displacement parallel to line of actions of force. यानी कि मोबाइल, यानी कि जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की डायरेक्शन में, तब वो फोर्स की डायरेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको हम वर्क बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर? आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा अंडरगोस बंडरगोस ऐसे याद ना रहे लॉजिकली वर्ड, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। दो चीज आनी चाहिए, देयर मस्ट बी वन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन की जगह आप चाहो इन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख सकते हो। ओके, यहाँ पैरेलल की जगह इन द फोर्स ऐसा लिख सकते हो, ऐसा वर्ड ना याद रहे। एक दूसरा मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। वर्क इज सेड टू बी डन, ओके, जब वर्क वर्क होता कब है? व्हेन अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। गॉट इट? फोर्स की डायरेक्शन में यदि बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो उसको हम वर्क बोलेंगे। क्लियर है डेफिनेशंस? Okay, this is no work just because of no displacement, but this is the work. Scientifically the objects are moving and displaced. Okay, now work की definitions तो हमने देख ली। work is said to be force, said to be done by a force when the body undergo displacement parallel to जो x y z जो हमने आगे definition दिखी है वो। अब वर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये 9th की लैंग्वेज में डेफिनेशन है, ये 9th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन कुछ अलग बनेगी, कुछ अलग बनेगी। एक्चुअल डेफिनेशंस ऐसी बनेगी। ऊपर की और नीचे की डेफिनेशन में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। बताओ ये क्या शो कर रही है? ये जो हमने फॉर्मूला बताया ये क्या शो कर रहा है? वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर जैसा डायरेक्शन पर जाना। डायरेक्शन अंडर करना। दूसरा भी एक चीज बता रहा है, यहाँ मैं भूल गया कि नहीं डैश मारना? हाँ कि ना? हाँ भूल गया ना? स्केलर प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट्स। यहाँ मैंने यहाँ डॉट लिखा है। यदि याद हो तो वेक्टर का चैप्टर क्लियर कर लो, यदि नहीं किया है तो, क्योंकि वेक्टर आपकी जान ले लेता है। यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो f इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f मैग्नीट्यूड s, अब ये डॉट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, f s cos थीटा। ध्यान रखना, इसका बेसिक मीनिंग ये पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो वर्क होता है। याद करो, ऐसा टॉपिक वेक्टर के अंदर सिखाए थे मैंने। ओके, वेक्टर क्लियर कर लो प्लीज। वेक्टर और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक दो चैप्टर नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये वेक्टर के लेक्चर्स देख लो अच्छे से। दूसरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लो, क्योंकि ये वो हर बार आपको आएगा टॉपिक के अंदर। चलो, तो आई थिंक सभी को ये डेफिनेशंस क्लियर है। f इंटू एस कोस थीटा। काफी बार यहाँ स्टूडेंट्स मार यहाँ खा जाता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि फोर्स इंटू एस कोस थीटा। ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, f कोस थीटा इंटू एस, क्योंकि मुझे यहाँ फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट लेना है। यहाँ मैंने फोर्स की डेफिनेशन में लिखा है पैरेलल कंपोनेंट, लाइक एग्जांपल 4। आप देख सकते हो यहाँ तो भाई यहाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के साथ इसका एंगल थीटा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट मिलेंगे,
एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। कोस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट से पैरेलल है, यानी कि अलोंग द कंपोनेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे यहाँ जो फोर्स लिखना होगा वो कौन सा फोर्स लिखना होगा बच्चों? कौन सा फोर्स लिखना होगा? हॉरिजॉन्टल, यानी कि फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा। तो क्या ये फोर्स एफ साइन थीटा वेस्ट हुआ आपके लिए? क्या उससे कोई वर्क होगा? No. एफ साइन थीटा से कोई वर्क होगा नहीं, वो हम डिटेल में सीखेंगे ये टॉपिक के अंदर। ओके, तो एफ फोर्स, इसके दो कंपोनेंट मिले, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट समझ लो ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ हुआ, तो एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलेंगे वर्क। एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। काफी बार एस कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने एक चीज बताई थी, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव लॉ को क्या कर रहे हैं हम? अप्लाई कर फॉलो कर रहा है। स्केलर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कर रहा है। तो माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना हो तो माइनस लगाना पड़ता, अदरवाइज सेम होगा। खास ये चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो चैप्टर में मजा आएगा आपको। चलो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये जब भी फोर्स लगाना होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उस फोर्स का पैरेलल वेक्टर लेना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन, नहीं कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं ले सकते। ओके, तो फोर्स इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि वर्क इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो थोड़ा ऐसे तीन कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते, जो जनरली 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास पढ़े हुए, उसको ऑलरेडी मैंने करवाया होता है 9th स्टैंडर्ड में। वैसे होता नहीं है 9th में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। एक मिनट हो। अब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। चाहो तो ऐसा फोर्स लगेगा जो ऑलरेडी वेक्टर के साथ पैरेलल में है। यहाँ एंगल कितना होगा बच्चों? 0. यहाँ एंगल कितना होगा? 0. 0। वर्क का फॉर्मूला क्या था? F cos theta S. आप चाहो तो F इंटू डी लिख सकते हो, लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी में जनरली डी कभी भी यूज नहीं करते, इसलिए मैंने एस लिया हुआ है। ओके, दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे एस लेना पड़ता है, क्योंकि मैं तो एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ डी ही से ही मैंने सारे फॉर्मूला याद रखे हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे हम, 11th स्टैंडर्ड है इसलिए। चलो, ये आपका फॉर्मूला मिला। अब यहाँ एंगल थीटा कितना है बच्चों? 0। क्या एंगल 0 से ये वर्क 0 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल 0 है। cos 0 क्या हो जाएगा? 1, और cos 0 की वैल्यू 1 है। इसका मीनिंग यहाँ वर्क जो हुआ, आपने जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, उसका पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट में यूज हुआ, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने, वेस्ट नहीं हुआ यहाँ कोई भी कंपोनेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? यानी कि इस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा कब? जब एंगल 0 होता है। 0 यानी कि पैरेलल। अब वही चीज मैं आपको दूसरा बता दो, समझ लो आपने ऐसा फोर्स लगाया, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो, फिर भी इस केस में वर्क 0 होगा। फोर्स जो लग रहा है उससे यदि डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है एफ इंटू डी इंटू कॉस 90, एफ इंटू डी एफ इंटू एस कॉस 90 0, तो आंसर वर्क 0। कोई बता सकता है ऐसा केस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्प्लेस भी हो रहा है, यानी कि मूव भी हो रहा है, लेकिन इस कंडीशंस की वजह से उसके ऊपर वर्क 0 रहता है? कैन एनीवन ट्राई? मतलब सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ऐसा कोई टॉपिक मुझे बताओ। ऑलरेडी आप 4th 5th चैप्टर में सीख लिए। रॉकेट लॉन्च था ये? नहीं, रॉकेट ની અંદર તો 0 होएगा तो 180 હોય ना। सर्कुलर मोशन को याद करो। सर्कुलर मोशन में टेंशन फोर्स
या तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, चाहो तो इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां से आप चेक करो तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके इस डायरेक्शन में था, हाँ कि ना। हाँ समझ में आया कि नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है जो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में ही नहीं होता है कि यहाँ, दैट मीन्स जब भी एमसीक्यू में पूछे कि वर्क डन टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशंस विथ, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के अंदर वर्क डन कितना होगा बच्चों, 0। कंसेप्ट क्लियर, 0। श्योर। चलो अब यदि ऐसे लगाओ तो जो आगे हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि ये फोर्स है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट हुए F cos थीटा और F sin थीटा। यदि इसको हम थीटा ले, ये भाग F cos थीटा आएगा और ये F sin थीटा आएगा। देखो ऐसे रट्टा मत मार रो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, काफी सारे स्टूडेंट ऐसा रट्टा मार लेते। देखो फिजिक्स में जब नीट के JW के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तब ऐसा नहीं आएगा, काफी बार साइन थीटा भी आ सकता है। आपको तो क्या ध्यान में रखना है, फोर्स अलोंग द डायरेक्शन, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो आपको ये कंपोनेंट लेना होगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है, यदि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, तो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा तब उस केस के लिए। यदि ये है एंगल थीटा हो तो एफ साइन थीटा लेना पड़ेगा। ओके, ये खास ध्यान रखना। लेकिन अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, वो स्पेशल केस में होता है ऐसे, जनरली बात करें, जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना करूं, तो ये थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में एफ एस कॉस थीटा, डिपेंड्स ऑन द एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो बता सकता है एंगल बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा कि कम होगा। इफ थीटा विल इंक्रीज, इस वर्क इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। डिक्रीज। कैसे बताओ, चलो क्रीज आंसर दे, डिक्रीज कैसे हुआ। थीटा इंक्रीज होगा। हेलो हेलो सर। बोल बोल बोल। સર થીટા ઇન્ક્રીઝ થશે તો શું કહેવાય, જે વેલ્યુ હશે ડિક્રીઝ થશે। किसकी, cos थीटा की वैल्यू। यस सर। देखो कैसे पता चला, तो cos थीटा, थीटा जब 0 है तो 1 आता है। cos 45, cos 45 1/√2 यानी कि 1 से कम। cos 90 0। तो चाहो तो देखो यहाँ एंगल इंक्रीज होता गया है, थीटा इंक्रीज हुआ, लेकिन सामने यहाँ 1 था, 1/√2, वैल्यू क्या हो रही cos थीटा की, कम होती डिक्रीज हो गई। यानी कि अकॉर्डिंग टू थीटा एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, उसके रिगार्डिंग वर्क की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बच्चों। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वर्क, ये सब कुछ लॉजिकली जब आप समझने में माहिर हो जाओगे ना, तब फिजिक्स आपको अच्छे से आएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज के ऊपर आपको काम करना है फिजिक्स के अंदर। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। श्योर। हाँ सर। जहां भी कहीं भी आप रुको तो मुझे बता देना, कोई भी टॉपिक में, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, नाउ वर्क स्केलर क्वांटिटी आपने देख लिया। दूसरा उसका सीजीएस यूनिट है डायन इनटू सेंटीमीटर, अदरवाइज अर्ग भी बोल सकते हैं। डायन किससे पता चला, तो वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का है डायन, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड, लेकिन सीजीएस यूनिट हुआ ये। अब ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन इनटू मीटर, अदरवाइज जूल भी बोल सकते, ये है ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्यों लिख रहा हूं मैं। चलो, डाउट है, खास ये वैल्यू याद रखना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, बहुत बार काम आती है। ओके, शायद याद हो तो फर्स्ट सॉरी सेकंड चैप्टर में हमने डिराइव किया हुआ था ये वैल्यू रिलेशन। श्योर। चलो एक एमसीक्यू लिख लेते हैं, बताओ आंसर, चलो जल्दी से बताना। 0। आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, 0 वहां है वेटिंग कर रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलो इस केस में आंसर निकालने का ट्राई करो।
एमसीक्यू वैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तो चाहो तो आप रैंडमली ऐसे चूज कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। अदरवाइज कैलकुलेशन के साथ जाओगे तो कुछ हम डेरिवेशंस करेंगे। कैसे? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, हाँ कि ना, ए टू सी टू बी, सॉरी यहाँ से यहाँ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कोई बता सकता है? यदि रेडियस है आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल, सॉरी अकॉर्डिंग टू नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला m इनटू g, 2r। क्लियर? 2 इंटू आर इंटू एम जी, अदरवाइज 2 इंटू एम जी इंटू आर। चाहो तो आप आगे पीछे करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, यानी कि आंसर कंपेयर कर सकते हो। गॉट इट? एनी डाउट्स? ना। सर ये रिपीट करना है एक बार। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो वर्क कितना हुआ? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां 2 इंटू आर, क्योंकि आधा वैल्यू आर होता है, रेडियस आर है, तो आर इंटू आर, ये डायमीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्प्लेसमेंट 2r, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। चलो यदि ए से सी पे गया होता तो कोई बता सकता है? ए से सी पे गया होता तो होमवर्क में कर लेना, ओके? मुझे आंसर भेजना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है अभी, इसलिए ए से सी पे गया तो फॉर्मूला वही चीज का स्क्रीनशॉट लेते रहना। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको मजा आएगा जब रीडिंग करना बैठोगे तब। हाँ, एक ही टॉपिक है, सारे टॉपिक नोट्स के अंदर ही है, नोट्स के हिसाब से फॉर्मूला डाले, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो नोट्स में नहीं डाले, क्योंकि सारी चीज लिखने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा मुझे, ओके? चलो, टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के भी टाइप होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब वर्क पॉजिटिव कब कहलाएगा? तो पॉजिटिव वर्क के लिए जो डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वही डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, ओके? बहुत इजी एंड अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं आपको वेस्ट नहीं करूंगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ थीटा है, एक्यूट एंगल बोल सकते हो उसको, है कि नहीं? एक्यूटी बोलते हैं ना 0 से 90 के बीच के, 0 से 90 के बीच के एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है तो जब एंगल एक्यूट होता है, थीटा 90 से कम होता है, तब आपने जो फोर्स लगाया वही डायरेक्शन में जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है। उस केस में वर्क जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। अब वर्क इसलिए पॉजिटिव कहलाएगा बच्चों, क्योंकि आप चेक करोगे F इंटू एस cos थीटा फॉर्मूला है वर्क का। अब F इंटू एस तो समझ लो पॉजिटिव ही है, cos थीटा, cos की वैल्यू 0 से लेके 90 में कहीं भी नेगेटिव आ रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं? हाँ कि ना? 1/√2 एटलीस्ट 0 भी मान ले, लेकिन यहाँ इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं वर्ड यूज किया हुआ है, लेस देन, क्योंकि 90 नहीं लेना है हमें, तो 0 वाला नहीं आएगा। तो ये वैल्यू आती है, यानी कि सारी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? पॉजिटिव आ रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ वर्क भी पॉजिटिव होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे ना? हाँ सर। श्योर? अच्छा। ओके। यस इस केस में क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स फेवर द मोशंस ऑफ द बॉडी। फेवर द मोशन ऑफ द बॉडी यानी कि वो क्या करेगा? उसको एनकरेज करेगा, मोशंस को, उसको रोकेगा नहीं। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है वही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने का ट्राई करेगा, ओके? चलो थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं उसके। फर्स्ट, ये बंदा जब उस लिफ्ट करेगा, उस ओके पर्सन लिफ्ट करेगा ऊपर, तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बंदे से लग रहा है। किसके ऊपर? डंबल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डंबल। ओके, नंबर। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई? फोर्स की डायरेक्शन में देखो, तो उस केस के फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है, तो यहाँ फोर्स हुआ पॉजिटिव। लेकिन खास ध्यान रखना, वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स, अदरवाइज वर्क डन बाय द मैन, अदरवाइज पर्सन, जो भी आप उसके थ्रू वर्क पॉजिटिव हुआ। क्लियर हुआ? यस हाँ सर। सर। ओके, दूसरा तो एक यहाँ एग्जांपल। थीटा 0 डिग्री થશે ને? 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में, इसलिए। ओके, एक स्प्रिंग का एग्जांपल देखो। स्प्रिंग में आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा, वही डायरेक्शन में स्प्रिंग खींची, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट सभी सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क पॉजिटिव हुआ। क्लियर? हाँ सर। ओके।
हाँ सर। यहाँ एक वर्ड यूज करना ध्यान रखो, वर्क यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा। एक चीज याद रखना, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। जब वर्क पॉजिटिव होता है तब वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। क्लियर? यानी कि हाँ आप सर। यहाँ आपने क्या किया, स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया, यहाँ इस डंबल के ऊपर वर्क किया, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वर्क क्या करता है, ऑन ऑब्जेक्ट लगता है। किसके द्वारा? तो बाय मैन, इसके द्वारा या इसके द्वारा। ओके, बाय और ऑन के ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन में मार खा जाओगे अदरवाइज। ऑन ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट में कोई डाउट है? ना सर। ना इस सर। बंदे ने किया तो बाय दिस मैन एंड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव वर्क के लिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्क में थीटा 0 होता है, तो आंसर आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब नेगेटिव वर्क में क्या होगा बच्चों, आपने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा होता तो बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये सब कुछ होगा। आपने जो फोर्स लगाया, अब चाहो तो ये फोर्स आप देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्स आप ही लगा सकते हो। ओके, फोर्स कोई भी लगा सकता है, जिसके अंदर फोर्स है वो फोर्स लगा सकता है। लाइक ग्रेविटी, अर्थ भी आपके ऊपर फोर्स लगा सकती है, हाँ कि ना? हाँ। हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, हाँ। तो यहाँ क्या हुआ, जब एंगल 90 से बड़ा और 180 से कम, उस केस में 90 से बड़ा 180 से कम हो, उस केस में चाहो तो आप वैल्यू ले सकते हो 120, cos 120 की वैल्यू। तो cos 120 की वैल्यू ऐसे करोगे 180 माइनस 40, हाँ कि ना? 180 ऑल एस टी सी, 180 यहाँ होता है। मैथ्स वाले तो पता चलना चाहिए, बायो वाले को भी मैंने बता दिया है 2-3 बार। 180 माइनस यानी कि कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आया cos? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा? नेगेटिव। cos क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ? क्यों नेगेटिव हुआ? साइन ही खाली पॉजिटिव होता है। साइन ही पॉजिटिव है, साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आएगा एंगल तो सारे वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव है, 10 फोर्थ के अंदर cos पॉजिटिव है। ओके, ये सर तो कॉन्सेप्ट रॉकेट में नेगेटिव આવશે। यस, नेगेटिव वर्क होगा ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम हो रहा है यहाँ। रॉकेट में आप चेक करो, रॉकेट में क्या होगा, फोर्स इस साइड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस साइड होता है, हाँ कि ना? तो उस केस में नेगेटिव वर्क होगा। तो इसके एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो। एक तो यही एग्जांपल जो फर्स्ट वाले पॉजिटिव में लिया था, लेकिन यहाँ वर्ड खाली चेक कर लेना, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ गया। वहां क्या था फर्स्ट केस में, देखो वर्क डन बाय द मैन था, वर्क लिफ्टिंग बॉडी या मैन था, फोर्स ऑफ लिफ्टिंग था, यानी कि मैन के द्वारा काम हो रहा था, मैन बाय द मैन हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हुआ क्या, आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, नेगेटिव कैसे हुआ? देखो, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स नेवर एग्जिट इन द सिंगल फॉर्म, देयर मस्ट बी ऑपोजिट फोर्स, तो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपके लिए यदि फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो आपके लिए ये फोर्स वर्क पॉजिटिव हुआ, ये वर्क आपके द्वारा पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब मैं फोर्स ग्रेविटेशनल की काम बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बहुत अंदर डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में टॉपिक को ले जा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं फटाफट खत्म कर सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। बोलो क्लियर है? यस हर्ष, क्या डाउट है बेटा? सर आ केस में नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स हशे ए डाउनवर्ड हशे? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स जो है ना वो अपवर्ड होगा बेटा। अब कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा, मुझे वो अभी नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, और जहां जमीन पे खड़ा वहां भी फोर्स लगा। कौन से केस में बात कर रहे थे? डंबल।
डंबल के ऊपर नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स होगा नीचे की डायरेक्शन में। ओके, नीचे लगेगा ना डंबल को, क्या डंबल क्या कर रहा है, नीचे उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। बोलो क्लियर हुआ ये टॉपिक? दूसरा एक भी एक एग्जांपल है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि वैसे अभी थोड़ा टाइम के पहले ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स, आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो आपके द्वारा जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव है, लेकिन जो फ्रिक्शनल के द्वारा फोर्स हुआ, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल, फोर्स बाय द फ्रिक्शनल, वो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ कोई बताएगा, बोलो फोर्स कौन सा हुआ यहाँ? ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वर्क नेगेटिव हुआ, फोर्स नहीं, वर्क नेगेटिव हुआ। बता सकते हो ऐसे कोई भी केस के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो सारे वर्क नेगेटिव है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू। क्यों नेगेटिव हो रहा है आंसर वो भी देख लो। यहाँ और यहाँ आप चेक करो, एंगल थीटा 180 है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, फोर्स इस साइड, तो एफ डी एफ एस cos 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? माइनस में। क्लियर? कोई डाउट है? ना ना सर। सो जीरो वर्क होगा तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है जीरो वर्क के लिए क्या है बच्चों, या तो फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या एंगल 90 हो। तीन केस है मेरे लिए, देयर मस्ट बी 3 केस इन विच द वर्क विल बी जीरो। एक तो फोर्स ही आप नहीं लगा रहा है उसके ऊपर, अब कुछ काम ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगाओगे तो काम कहाँ से होगा? सिंपल लॉजिक है, आपके पास जो आपका मोबाइल है, आपके सामने की टेबल पे पड़ा हुआ है, उस मोबाइल को आपको घर में मम्मी को देना है, तो आप फोर्स ही नहीं लगाओगे उसके ऊपर, तो वर्क होगा कभी? सर यस સર તો જ્યારે આમ જે આમ બાઇક ના સ્ટન્ટ હોય આમ રેમ્પ ઉપરથી તો એમાં ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ નીચે આવતો હોય, પણ જ્યારે બાઇક હવામાં હોય ત્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આ બાજુ થતું હોય અને ફોર્સ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ નીચે લાગતો। ये तो તમારે એંગલ જોઈ લેવાનો ને, એંગલ ચેક કરી લેવાનો, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સમજી લો આમ થતું હોય, ફોર્સ આમ લેતો, તેની વચ્ચેનો એંગલ ચેક કરી લેવાનો, એની ઉપર ફોર્મ્યુલા મૂકી દો। क्लियर? ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट यही ऐसे ही हो, अब चाहो तो आपका फोर्स ऐसे हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, तो आपको तो उसके बीच का एंगल लेना है, बस काम खत्म। ओके चलो, तो एक तो 90 डिग्री हो, यदि 90 डिग्री हो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, तो क्या हो जाएगा? वर्क जीरो होगा। बोलो क्लियर, हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। दूसरा केस है, ये अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, वो बॉडी मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो वर्क जीरो। क्लियर? हाँ सर। चलो, दूसरा तो डिस्प्लेसमेंट में यदि नहीं होगा तो भी वर्क जीरो। ये बंदा कितना भी फोर्स लगा ले होगा कभी वर्क ના ओके, तो ऐसा भी sir. केस हो सकता है। ओके, और एक तो चीज मैंने अभी बताई थी वो कि यदि आपने फोर्स ही नहीं लगाया, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन वर्क विल बी जीरो। तो 3 केस क्लियर हो गए। ओके, 3 केस क्लियर हुए। एक तो फर्स्ट जीरो वर्क कब होगा? जब एंगल थीटा 90 होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये वाला, और तीसरा आप कुछ फोर्स नहीं लगाएंगे, लगाओगे ही नहीं तो भी वर्क जीरो होगा। चलो फटाफट से रीज्वाइन कर दो लेक्चर्स को, सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स को रीज्वाइन कर दो जल्दी से फटाफट। सुना कि नहीं रीज्वाइन करने का? હા